गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं 12th क्लास के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, जो कि आपके बुक में जो 12th क्लास के बायोलॉजी है उनमें जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और समझने में भी इसे बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जितना आसान से आसान शब्दों में मैं इन्हें समझा सकूँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्हें हिंदी में हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये पाचन तंत्र होता क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उन्हें पचाने के लिए, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमें हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी सिस्टम काम करती है, दैट्स नेम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और इन्हें हिंदी में हम इन्हें पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं, अब हम देखते हैं कि डिवाइडेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हम यहाँ पर देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिवाइड हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो भागों में बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पाचन तंत्र जो काम करता है, ये पाचन तंत्र दो तरह से काम करता है, या ऐसा कहिए कि दो भागों के मिलने के बाद ये सही काम करती है। तो अब हम देखेंगे, जो पहला है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल, जिन्हें हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। ये जो आहार नाल होती है, आहार नाल जिनकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और इन्हें अगर हम फीट में देखें तो ये लगभग 32 फीट के होती है, लगभग 32 फीट होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो आहार नाल है, इनकी लंबाई लगभग 32 फीट, या मीटर में देखेंगे तो लगभग 8 से 10 मीटर की मानी जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये आहार नाल आखिर होता क्या है, ये कौन सा चीज है आहार नाल। तो देखिए यहाँ पर आहार नाल क्या होती है। ये यहाँ फिगर देखिए कि इन फिगर के अंदर में हम देखते हैं कि जहाँ से भोजन लेना हम शुरू करते हैं और जहाँ से हम भोजन निकाल देते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक की जो दूरी होती है, दैट्स नेम एलिमेंट्री कैनाल, उसे ही हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आहार नाल है, इन आहार नाल के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में और क्या क्या भाग लेती है। तो हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी भाग लेती है, जिन्हें हम पाचक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब ये पाचक ग्रंथि क्या होती है। पाचक ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिनके द्वारा हमारे भोजन को पचाने में, हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए और हमारे भोजन को सरल करने के लिए, और हमारी भोजन के अंदर में किसी भी प्रकार की अगर कोई कीटनाशक हो, कीटाणु हो, कुछ भी हो, उन्हें नष्ट करने के लिए जो जो काम करती है, उन्हीं को हम पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। या ऐसा कहे कि पाचक ग्रंथि जो होता है, इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो होते हैं, वो सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आहार नाल के द्वारा, या आहार नाल जो हमारे शरीर के अंदर में होती है, इन्हीं आहार नाल के काम करने से हमारी भोजन जो होती है ये पूरी डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब कि ये पूरी पच जाती है, या हमारा भोजन पच जाता है। ऐसा नहीं होता है। इन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर एक पाचक ग्रंथि का मैंने नाम लिखा है, जिन्हें अंग्रेजी में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल को समझ लेते हैं। आहार नाल की जो शुरुआत होती है, मतलब कि जहाँ से आहार नाल स्टार्टिंग होता है, उनको हम मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा आप समझ ही गए होंगे कि मुख गुहा होता क्या है।
मुख का मतलब होता है कि मुंह, और गुहा का मतलब होता है जो उनके जगह में खाली स्थान होती है, उसी को हम गुहा के नाम से जानते हैं। जैसे अभी देखिए, इस मुंह के अंदर में जो खाली जगह है, जिनके अंदर में जीभ होते हैं, दांत होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती है, इन्हीं जगहों को, इन्हीं होल को, इन्हीं खाली स्थानों को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। मुख गुहा को हम जो बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, और इन्हें दूसरा नाम माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो चलते हम मुख गुहा जो बकल कैविटी होती है। दूसरा है हमारा जो आहार नाल का दूसरा भाग है, ये आहार नाल का जो दूसरा भाग है, ये देखिए, ये जहां पर जाकर के खुलता है उसी को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा ग्रास नली। ये ग्रास नली को हम अंग्रेजी में आइसोफेकस के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रास नली होती है, इन्हें हम आइसोफेकस के नाम से जानते हैं या फूड ट्यूब के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें ये जो ग्रास नली है, इसके अंदर से सिर्फ खाना हमारे बॉडी के अंदर में पहुंचता है, हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, बाकी इनके अंदर में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो पाइप यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरीका से जो देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बकल कैविटी, या इन्हें हम आइसोफेगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली में और ग्रसनी में दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क होती है। आप ऐसा ना समझे कि ग्रास नली ही को हम ग्रसनी कहते हैं और ग्रसनी को ही हम ग्रास नली कहते हैं। देखिए कि ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली हम उसको कहते हैं जिनके द्वारा भोजन जाता है। कौन जाता है? भोजन जाता है। अब ग्रसनी जो ये ग्रास नली जो है जिनके द्वारा भोजन जाता है, अब ग्रसनी जो होती है उस ग्रसनी के द्वारा हमारी श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। इन्हें इसीलिए ये ग्रास नली एक अलग होती है और ग्रसनी अलग होती है। चलते हैं, इस आहार नाल का पहला भाग हमने देख लिया, मुख गुहा, मुख गुहा, और दूसरा हमने देखा ग्रास नली या ग्रास नली, बोलिए, हाँ बोलिए, ग्रास नली, ग्रास नली। और तीसरा पार्ट हम यहाँ से देखेंगे अमाशय। अमाशय को हम स्टोमक बोलते हैं। ये वाला जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं अमाशय। ये यहाँ पर इस तरीका से लगा हुआ है, जिन्हें हम अमाशय के नाम से जानते हैं। ये अमाशय, इन्हें हम अंग्रेजी में स्टोमक के नाम से जानते हैं और इन्हें हम पेट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कि ये एक अमाशय होता है और एक जो है कि पेट भी होता है। ये दोनों क्या होती है? तो अमाशय और पेट कोई अलग अलग चीज नहीं होती है। जहां तक कि ऐसा माना जाता है कि पेट जो होता है, जिसको हम उदर कहते हैं, इस पेट के अंदर की जो हिस्सा होती है उसे ही हम अमाशय के नाम से जानते हैं, और उस अमाशय का जो बाहरी हिस्सा होता है टेक्सनल स्टोमक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमक के नाम से जानते हैं, उदर के नाम से जानते हैं। उदर मतलब के उदर मतलब होता है संस्कृत में उसे उदर कहते हैं पेट को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन अमाशय के बाद, इसके बाद आगे जो हमारी भोजन होती है वो हमारे वहां से आते आते छोटी आंत के अंदर में जाती है। किसके अंदर में भैया? छोटी आंत के अंदर में जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब हमारा भोजन अमाशय से निकलकर छोटी आंत में आती है तो फिर ये भोजन कहाँ जाती है? अभी जहां तक हम समझ रहे हैं कि हमारी जो भोजन आती है, मतलब कि आहार नाल के जो अंदर में आती है, वो भोजन किस किस जगह से जाती है और आहार नाल का जो पार्ट्स है उनका नाम क्या क्या है। पहले हम आहार नाल के नाम को जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है, 32 फीट की है, समझने वाली बात है, और मीटर में अगर देखा जाए तो 8 से 10 मीटर की है। तो यहाँ पर हम पहले इनको समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि अमाशय के बाद, किसके बाद? अमाशय के बाद जो हमारा आहार नाल का पार्ट्स होता है वो छोटी आंत होती है, और छोटी आंत के बाद ये देख रहे हैं, ये अंदर में जो छोटा छोटा आपको लग रहा है ना, ये छोटी छोटी, इसी को हम कहते हैं छोटी आंत। ये छोटी आंत है हमारी, और इसके बाद आती है बड़ी आंत। इसी छोटी आंत के ऊपर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीका से घुमा 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 जो भी है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। ये हमारा बड़ी आंत है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अंदर छोटी आंत, उसके ऊपर में रहती है बड़ी आंत। हाँ, एक बात और बता देना मैं चाहता हूँ कि बड़ी आंत से बड़ी होती है छोटी आंत। नाम से पता चलता है कि छोटी आंत, पर ये लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। लेकिन
बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है पर मोटाई के अंदर में ज्यादा होती है। अब फिर से एक बार इसको समझ ले कि छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है। फिर बड़ी आंत का बड़ा नाम क्यों रखा गया? बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो नली होती है उन नलियों की जो मोटाई होती है वो थोड़ी छोटी आंत से बड़ी होती है, लेकिन लेंथ की बात की जाए अगर, उनके लंबाई की बात की जाए अगर, तो वे छोटी आंत से छोटी ही होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नाम में है छोटा पर लंबाई में है बड़ा, और बड़ी आंत नाम में है बड़ा पर लंबाई में है छोटा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ से आहार नाल से जब आहार नाल को मैंने देखा तो ये मुख गुहा से निकलते हुए आमाशय में पहुंचते हुए और आमाशय का आगे जाने के बाद आहार नाल का एक और पार्ट है जिसको छोटी आंत मैंने कह दिया, और इस छोटी आंत के बाद जो आहार नाल का दूसरा भाग होता है उनको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत को अंग्रेजी में हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और छोटी आंत को हम अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि बड़ी आंत का जो सबसे अंत वाला भाग होता है उसी भाग को हम यहाँ एनस कहते हैं। यही में रेक्टम आता है, यही इसी के अंदर में कोलन भी आते हैं। अब हम इसके अंदर में क्या क्या होती है और हमारी भोजन किस तरह से इनके अंदर में जाती है, मैं इन सब सारी चीजों को बताना अब आपको शुरू करता हूं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि कोलन कहाँ होता है, रेक्टम कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्टोमक क्या होती है, बकल कैविटी क्या होती है, एसोफेगस क्या होती है, सारी चीज आपको यहाँ पर समझा दिया जाता है और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब उसके बाद मैंने आहार नाल को तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि इन आहार नाल के अलावा, मतलब आहार नाल तो वो चीज होता है जिनके अंदर से खाना मुख गुहा से होते हुए और एनस मतलब के मल द्वार तक पहुंच जाता है, डायटनेम्स एलिमेंट्री कनाल। एक बार आप फिर से देखेंगे कि आहार नाल कहां से कहां होती है, मुख गुहा से लेकर के गुदा तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 से 10 मीटर में होती है। अगर इन्हें फुट में देखा जाए तो 32 फुट के लगभग 32 फुट होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन आहार नाल के अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये पाचक ग्रंथि क्या है? अब पाचक ग्रंथि के अंदर में हम देखेंगे सबसे पहले लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय जिनको हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, और यहाँ है अग्नाशय पेंक्रियास और इन्हें हम आंत ग्रंथि कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये लार ग्रंथि क्या होती है, जठर ग्रंथि क्या होती है, लीवर क्या होती है और अग्नाशय क्या होती है और आंत ग्रंथि क्या होती है। आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाचन तंत्र जो आप पढ़ रहे हो तो ये पाचन तंत्र हम पढ़ते क्यों है, या हमारे शरीर के अंदर में जो पाचन की क्रिया होती है उनसे फायदा क्या होता है, हमें ये भी एक बार देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं पाचन। ये पाचन क्या होता है उसको समझिए कि पाचन का मतलब होता है कि जटिल भोजन को, किस भोजन को, तो जटिल भोजन को सरल रूप में बना देना ही पाचन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई कठोर चीज खाते हैं और कठोर चीज खाने के बाद जब वो सरल मतलब के छोटे छोटे टुकड़ों में या वो नॉर्मल हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति को हम पाचन कहते हैं। मतलब फिर से समझेंगे कि पाचन वह चीज होती है जो जटिल मतलब के कठोर चीजों को सरल में बदल देना, उसे ही हम पाचन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर में जो पाचन की क्रिया होती है किन किन चीजों की होती है। सबसे पहले हम इनको देखेंगे।
तो हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर में कुछ चीज़ों की पाचन नहीं होती है और कुछ चीज़ों की पाचन होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किन किन चीज़ों की पाचन हमारे शरीर के अंदर में नहीं होती है। तो देखेंगे यहाँ पर कि हमारे शरीर के अंदर में जल का पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर में खनिज की पाचन नहीं होती है। अब देखेंगे सर ये क्यों नहीं होता है, तो ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर में जल का, विटामिन का और खनिज का, इनका पाचन न हो करके सिर्फ इनका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। अब पाचन क्यों नहीं होता है, इसका अवशोषण क्यों होती है? अवशोषण इसलिए होती है क्योंकि ये जो होते हैं ना, जैसे जल है, विटामिन है, खनिज है, मतलब कि ये इतना मतलब कि सरल ही होते हैं जिन्हें कि सरल बनाना ही इन्हें नहीं पड़ता है, इसलिए इस पर पाचन की कोई काम नहीं हो पाती है। क्योंकि पानी, देखिए पानी को क्या है सरल बनाने का जरूरत, विटामिन ऐसे है वो हमारे शरीर के अंदर में घुल जाते हैं और जो खनिज है वो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में देखा यह जाता है कि पानी का और विटामिन का और खनिज का, इन तीनों चीजों का जो हमारे शरीर के अंदर में पाचन नहीं होता है। आगे हम देखेंगे तो क्या होता है इनका सिर्फ अवशोषण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से किनका अवशोषण होता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको दे दिया जाए कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको दे दिया जाए फैट, या आपको अगर दे दिया जाए प्रोटीन, तो आप क्या, हाँ, या आपको अगर दे दिया जाए वहीं पर विटामिन, तो आप किन में टिक मारेंगे? हाँ गुड, आप मारेंगे विटामिन के अंदर में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में खनिज का पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर में पानी का पाचन नहीं होता है। इन सब चीजों का सिर्फ होता है तो अवशोषण होता है। आगे देखेंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और हमारे शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट का पाचन होता है और हमारे शरीर के अंदर में फैट के अलावा जो है ये क्या होता है, प्रोटीन जो होता है उनका पाचन होता है। अब आपने क्या देखा, प्रोटीन का पाचन होता है। तो जल का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता है और खनिज का पाचन हमारे शरीर के अंदर में नहीं होता है। खनिज, विटामिन, जल, इनका सिर्फ जो है हमारे शरीर के अंदर में अवशोषण होता है। अब ये अवशोषण क्या होता है हम इनको आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, इन सब चीजों का पाचन होता है। तो चलते हम आगे देखते हैं क्या हमारे शरीर के अंदर में जो पाचन की क्रिया होती है, जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो वे क्या कहलाती है? फिजियोकेमिकल कहलाती है। मतलब कि उस हमारे भोजन को जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन को जब हम पचाने की कोशिश करते हैं तो उन भोजन के ऊपर में हम भौतिक क्रिया भी करते हैं और रासायनिक क्रिया भी करते हैं। दोनों प्रकार की क्रिया होने के कारण हम उन्हें फिजियोकेमिकल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे ये फिजियो क्या होती है और केमिकल क्या होता है। देखिए ये भौतिक होती है, ये रासायनिक होती है। मुख्य कार्य हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, मतलब ये कहा जाता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं तो वे पचते हैं। ये पाचन का जो कार्य होता है इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम किसी भोजन को लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में वो पचता है। पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को वो एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स होता है पावर, पावर मीन्स होती है शक्ति और शक्ति का मतलब होता है ताकत। मतलब ये कहा जाता है कि जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, आपके बॉडी के अंदर में जाता है, जाने के बाद
जो भी आप खाते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनका काम क्या होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर। जब हम उन चीजों को लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में वो पहुंचते हैं और पहुंच करके हमें एक एनर्जी उत्पन्न करता है। जब हम बहुत भूखे रहते हैं तो हम ठंडे पड़ जाते हैं, और जब हम कोई चीज खाते हैं पीते हैं तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर में जाता है तब कहते हैं कि अब मजा आ रहा है। तो इस तरीका की बातें यहाँ पर होती है, क्योंकि जो भोजन हमने लिया है वो भोजन हमारे शरीर के अंदर में पहुंच गया और हमारे शरीर को क्या दिया, एनर्जी दिया है। हमारे शरीर में क्या मिला, ताकत मिला है, और जैसे ही हमें ताकत मिल जाता है तब हम कहते हैं कि अब मजा आ रहा है। समझ में आ रही है बात को? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने देख लिया कि पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, और पाचन जो होती है एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, और हमारे शरीर के अंदर में जो है कि जल का, विटामिन का, खनिज का, ये सब का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनका जो है पाचन नहीं होता है। तो इनका क्या होता है कि इनका सिर्फ अब शोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। आगे चलेंगे हम देखेंगे। ये लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, जो अभी मैंने यहाँ पर बकल कैविटी आपको बताया है, इसी के अंदर में पाई जाती है। तो लार ग्रंथि जो होती है ये मुख गुहा में होती है, और लार ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर के अंदर में 3 जोड़ी पाई जाती है। मतलब मुख गुहा में लार ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं उन्हें सेलेब्री ग्लैंड्स, इनकी जो संख्या होती है ये हमारे 3 होती है। मतलब ये कहा जाता है कि लार ग्रंथि जो होती है वो कितने होती है, तो 3 होती है। तो आप पढ़े होंगे कि लार ग्रंथि को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला को हम बोलते हैं कि पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा को बोलते हैं सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा हमारा जो है ये सबलिंगुअल ग्रंथि होती है। तो हमने देखा कि सेलेब्री ग्लैंड्स जो होती है इनके अंदर में 3 भाग होते हैं। ये तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। पहला है आपको पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा है आपका सबलिंगुअल ग्रंथि। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो लार होती है ये क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे जठर ग्रंथि ये क्या होती है, लीवर ये क्या होती है, और अग्नाशय ये क्या होती है, और आंत ग्रंथि ये क्या होती है। अब यहाँ देखते हैं कि हमने समझ गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो होता है ये 2 तरह से होते हैं, 2 भागों के मिलने से होता है। एक एलिमेंट्री कनाल होता है, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। एलिमेंट्री कनाल को हिंदी में आहार नाल कहते हैं, जिनकी लंबाई हमारे शरीर के अंदर में 8 से 10 मीटर में होती है, और इन्हें अगर फीट में देखा जाए तो लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल का जो सबसे पहला भाग होता है ये मुंह जो होता है ना, मुख, इसके अंदर में जो हॉल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं मुख गुहा। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा, अंतिम भाग गुदा। आहार नाल के बाद ग्रास नली, ग्रास नली से क्या जाता है तो भोजन जाता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है तो अमाशय में जाता है। अमाशय से कहाँ जाता है तो छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत से कहाँ जाती है, बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत के बाद ये गुदा के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है।